तो दोस्तों, आज हम लोग हाई स्कूल के पेपर सॉल्यूशंस की स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़। इसमें मैं 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आए हुए हैं आप लोगों के, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। तो हम पहले पेपर पर डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 है ये वीडियो। और पार्ट 1 में हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं उस एग्ज़ाम में, जैसे आपको पता है कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको OMR पे फिल करना होता है। तो हम केवल आज उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में फिर बाकी बचे क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे इंस्ट्रक्शन हैं आपके, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे हाई स्कूल में, तो थोड़े से इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, और आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे इसी चीज़ के लिए। और आपका जब एग्ज़ाम्स के पैटर्न की बात करें तो आपको पता है एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट आते हैं, जिसमें पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको OMR पे फिल करना रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपके टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा स्टार्टिंग वाले पेपर में ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आई होप कि आपको OMR में फिल करना अच्छे से आता है, आपने अच्छे से अपने स्कूल में प्रैक्टिस की होगी OMR फिल करने की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम पेपर कर रहे हैं, ये पेपर कोड ये है आपका 822 HV। तो ये कोड है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेट करते हैं, क्योंकि एक यूपी बोर्ड में कम से कम 15-20 पेपर सेट होते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेपर जाएगा यही कोड के अनुसार डिसाइड करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अपना पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद का मतलब पता है आपको, ऐसा बहुपद जिसकी घात आपकी 3 होती है। तो यानी कि उसमें x की 3 वाली मैक्सिमम पावर रहेगी, उसके बाद फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स, x वाली और कांस्टेंट टर्म्स। ये चीज़ इस टाइप से रहेगा आपका। मतलब अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहें हम, AX³ प्लस BX² प्लस का CX प्लस का D इक्वल्स टू 0, इस तरीके से रहती है कोई भी त्रिघात बहुपद। अब चूंकि ये बहुपद की बात कर रहा है तो इक्वल्स टू में 0 यहाँ पे नहीं आएगा, PX के रूप में आएगा। यहाँ पे इक्वल टू में 0 हो तो भी इक्वेशन बन जाती है आपकी। तो ये आएगा। आप पूछ रहा है कि इसके अधिक से अधिक शून्य अंकों की संख्या, तो आपने पढ़ी होगी अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में कि किसी भी बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होती है, जितनी भी घात होती है उसके मैक्सिमम उतने ही शून्यक आ सकते हैं। तो 3 घात है, ये त्रिघात है, तो इसके 3 मैक्सिमम आ सकते हैं आपके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडन है ये। अब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पता है कि आप गुणनखंड विधि का यूज़ करते हैं। तो गुणनखंड विधि का यूज़ करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं 140 को, ये बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को देखने से भी पता चल जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका बन रहा है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140 होता है। तो यही चूँकि 7, 5 और 2 ये अभाज्य गुण संख्याएँ हैं आपकी, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया है आपका 140 का। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड ही देता है आपको। ये 35 आ जाएगा, और यहाँ 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 से लेंगे तो 1 आ गया। तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू में 7। तो यही विकल्प आपका बन गया। ठीक है, आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको शेषफल फिर में दे रहा है डायरेक्टली, कि आपका भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा है ये, कि शेषफल फिर में है ये पोलिनोमियल में। तो आप लोगों ने पढ़ी है ये कि जो भाज्य होता है आपका वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है आपका। ये वाला ऑप्शन बन रहा है आपका, तो याद रखिएगा इसका स्टेटमेंट। क्योंकि जो आप डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं दो संख्याओं, किसी एक संख्या की दूसरी संख्या में, वो इसी के तहत की जाती है आपकी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रैखिक समीकरण दे रखी है दो आपको, इसके युग्म, इसके हल पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे। तो ये पढ़ा है आपने, जिसमें आप लोग इन जनरल मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ। मेथड क्या है आपका, मेथड ये है कि अगर आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y और प्लस c2 बराबर 0, अगर ये एक रैखिक युग्म है आपका रैखिक समीकरणों का, तो आप लोग सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद। और आपको पता होगा कि अगर a1/a2 नहीं पता तो आप याद जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है स्टार्टिंग में, तो आपको पता है कि आपको अद्वितीय हल मिलता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको। और यदि a1/a2
B1/B2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू C1/C2 के बराबर नहीं रहेगी, यानी कि पहले दो बराबर हो जाएंगी आपकी। तो इस केस में चूंकि दोनों ये वाले बराबर हैं आपके, तो इस केस में रेखाएं आपकी समांतर हो जाएंगी। अच्छा, रेखाएं भी लिख दे रहा हूँ। इस केस में रेखा आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं आपकी, चूंकि रेखाएं, हर एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई एक्सिस पे। तो इस केस में प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल। इस केस में रेखाएं आपकी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, और समांतर रेखाओं का मतलब है कि वो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जहां प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो मतलब उनके बीच में कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो यानी कि इस केस में आपको कोई भी सोल्यूशन हल नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, यानी कि हलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? शून्य। और तीसरा केस क्या है आपका कि यदि A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन ये भी C1/C2 के बराबर हो जाएगा, तो इस केस का मतलब है कि एक रेखा अगर ये है तो दूसरी रेखा भी यही है जो इसके ऊपर जाएगी, यानी कि इस केस में संपाती वाला फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि इस केस में रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाती है, यानी कि एक रेखा दूसरी के ही ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। तो इस केस में आपको क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि अनंत हल मिल जाएंगे इस केस में। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, पढ़ा होगा आपने रैखिक समीकरणों में। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या आपका क्वेश्चंस में ऑप्शंस बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में, तो यहाँ पे देखिएगा A1 की वैल्यू 1 आ गई, B1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई, और C1 की वैल्यू है आपके पास 5। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से कंपैरिजन करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो A2 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -6 है, और C2 की वैल्यू 1 है। तो आप निकाल के देखिए, आप A1/A2 निकालिए पहले। तो जब हम A1/A2 करेंगे तो 1/-3 आएगा ये। और जब आप B1/B2 निकालेंगे यहाँ से, तो B1/B2 का मतलब 1, B1 की -2 है, सॉरी, B1 की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, और B2 की वैल्यू है आपके पास -6, ठीक है। अच्छा सॉरी, B1 की वैल्यू +2 है आपकी, लिखने में दिक्कत होगी। ये B1 आपका +2 है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी +2 है। तो जब इनका अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो देखिए इनका अनुपात भी -1/3, यानी कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 के आ रहा है, लेकिन जब C1/C2 निकालेंगे हम लोग तो 5/1 आएगा, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। यानी कि इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। यानी कि आपका कौन सा वाला केस बन रहा है, देखिए जैसे इसमें मैंने बताया था, ये वाला केस बन रहा है आपका, यानी कि रेखाएं समांतर हैं आपकी, और समांतर रेखाओं के बीच में हल जो होता है उसका कोई भी हल आपको मिलता नहीं है उसका, ठीक है। तो अद्वितीय हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक ये भी नहीं है, दो भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किससे संबंधित है? समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि एक आपको श्रेणी दे रखी है -5, -1, 3, 7, इसका आपको सर्वांतर पूछ रहा है। तो पता होगा आपको सर्वांतर कि जब कभी भी हम सर्वांतर डी निकालते हैं, सीरीज आपको गिवन हो, तो आप किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों का अंतर निकाल लीजिए, वही सर्वांतर कहलाता है। अब इन पर्टिकुलर हम लोग दूसरे टर्म्स को और पहले टर्म्स का ही अंतर निकाल लेंगे। तो दूसरे टर्म्स का कितना है यहाँ पे? -1 माइनस पहला टर्म्स है आपका -5, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 5, तो बेसिकली कितना आ गया ये? 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका आंसर, ठीक है। ओके, इसमें दिक्कत मत करिएगा क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी है, तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधानी से करिए इसको। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? एक द्विघात समीकरण दे रखी है और द्विघात समीकरण का विविक्तर पूछा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है द्विघात समीकरण पे। कैसे कि अगर आपको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो आपको पता होगा विविक्तर का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। तो अब आप देख लीजिए b² माइनस 4ac कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शंस बन रहा है, इसमें डायरेक्टली था, डायरेक्ट मेथड बेस्ड है ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि अगर x1 y1 और x2 y2 दो स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट हैं, तो इनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था d बराबर स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, ठीक है। ये है मेथड आपका। तो
ये वाला पहला कोऑर्डिनेट है तो ये x1 बन गया, ये y1 बन गया, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है ये x2 बन गया और ये दूसरा y2 बन गया। तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 है इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर दीजिए, आप देखेंगे ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ भी -2 बचेगा लेकिन इसका स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 8 आ गया। और अंडर रूट 8 का मतलब 2√2 आपको पता है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली आंसर 2√2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको कंप्लीटली, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ज़रूरी नहीं विकल्प में भी ये आपको आगे भी मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर कह रहा है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी अलग कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण का। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज करो कि आपको कोई एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² + bx + c = 0, तो हम लोग इसके मूलों की जो प्रकृति निकालते हैं, मूलों को मतलब है कि इसको जो x की वो वैल्यू जो इसको संतुष्ट कर दे दोनों तरफ को, ठीक, तो वो इसका मूल कहलाता है। तो हम बिना द्विघात समीकरण को सोल्व किए हुए भी मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, और आपको पता होगा कि नेचर ऑफ रूट्स निकलता है हमारा विविक्तर की मदद से। विविक्तर डी फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था हमने, b² - 4ac। तो आपको पता है कि अगर डी की 3 वैल्यू पॉसिबल है, चूंकि ये रियल वैल्यू आएगी, तो या तो डी > 0 होगा, या डी = 0 होगा, या फिर डी <= 0 होगा। तो इन तीनों केसों में ही आपके मूलों की प्रकृति निकलती है। अगर डी विविक्तर की वैल्यू पॉजिटिव है आपकी, तो इसका मतलब जो इसके मूल होते हैं, पहले चीज़ सबसे ज़रूरी कि मूल वास्तविक होते हैं, और दूसरी चीज़ कि मूल आपके असमान होते हैं, बराबर नहीं होते एक दूसरे के। सेकंड केस में अगर विविक्तर की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इस केस में मूल वास्तविक तो रहेंगे लेकिन मूल समान हो जाएंगे। समान का मतलब है कि एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे मूल, ये। और थर्ड केस जिसमें विविक्तर की वैल्यू 0 से छोटी है, उस केस में मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे मूल, काल्पनिक। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, काल्पनिक होंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आप देख लो विविक्तर की मदद से कि कौन सा आपका बन रहा है यहाँ पे। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूल बराबर दे रखे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको डी की वैल्यू 0 के बराबर दे रखी है यहाँ से। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेरिजन करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax² प्लस में bx + c = 0। जैसे आप तुलना करेंगे तो गुणांक ले लीजिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास 3, b की वैल्यू आ रही है -12, और c की वैल्यू आ रही है आपके पास m। तो चूंकि मूल बराबर हैं, तो विविक्तर की वैल्यू d बराबर क्या हो जाएगी, 0। अभी डिस्कस किया था हमने, यानी कि b² - 4ac का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करके m की वैल्यू निकाल दीजिए। तो b की वैल्यू है -12, इसका स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू m = 0। तो ये 144 हो गया, माइनस का ये 12m हो गया = 0। तो m वाले टर्म्स को राइट में भेज दीजिए। तो 12m = 144, तो m बराबर कितना आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, 12 आ जाएगा आपके यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्टली, देखो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, इस पर भी क्वेश्चन विविक्तर पे बनते हैं, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो आई होप कि आपको त्रिभुज के टाइप्स क्लियर हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, भुजा की लंबाई है वो 2a के बराबर दे रखी है, भुजा की लंबाई। ओके, तो भुजा की लंबाई 2, तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रहा, सपोज करो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, इसमें भुजाएं दे रखी हैं आपको 2a, यानी कि ये पहली तीनों साइड आपकी 2a हैं, ये 2a, ये 2a और ये भी 2a। अब आगे कह क्या रहा है ये, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब का मतलब क्या है, क्योंकि इसके त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, आपको दिख रहा है, ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। ये कह रहा है कि आपको किसी एक शीर्ष से अपोजिट साइड पे एक लंब ड्रॉ करना है। सपोज करिए कि हम ए से यहाँ पे इस तरीके से एक लंब ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ये। ठीक है, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है, यानी कि सपोज करो कि ये आपको इस पे किस बिंदु पे काट रहा है जाके, सपोज करो ये बिंदु डी पे कट कर रहा है आपको, तो आपको इस ए डी की वैल्यू बतानी है, ए डी कितना होगा। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर, हर त्रिभुज में नहीं होता, समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब होता है ये वाला, ये सामने वाली साइड्स को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि उसको समद्विभाजित करता है सामने वाली साइड को। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में, हर एक त्रिभुज में ऐसा जरूरी नहीं है पॉसिबल हो। तो इसका मतलब है कि ये इस वाली साइड्स को ना समद्विभाजित कर देगा, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देगा। तो जब इसकी टोटल लंबाई 2a है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस पार्ट की लंबाई a बचेगी और इस पार्ट की भी लंबाई आपकी a बचेगी, समद्विबाहु कर दी। तो अब आप एक काम करिए, आपको चूंकि शीर्ष लंब डाला था तो इस लंब ने पूरे त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया है। तो जब दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया तो चूंकि हम लोग दोनों एक दूसरे के सर्वांग बन रहे हैं तो हम केवल एक कोई भी ट्रायंगल डिस्कस कर लेंगे। हम सपोज करो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ए शीर्ष है हमारा, ये डी शीर्ष है हमारा और ये बी शीर्ष है। तो आपको पता है कि ये लंबाई तो 2a थी और ये लंबाई a आ गई थी, तो आपको AD निकालना है यहाँ से, और ये 90 डिग्री था। तो आपको दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू निकालने के लिए। ये वाली साइड आपका कर्ण बन जाएगी ये, और ये आपका आधार बन जाएगी, आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD² बराबर आएगा आपका AB² माइनस का BD², चूँकि ये कर्ण है आपका। तो वैल्यू निकाल दो, AB की वैल्यू 2a है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे माइनस BD की वैल्यू a है तो ये a² हो जाएगा। तो ये आएगा 4a² माइनस a², तो कितना बचेगा ये 3a²। और जब ये वैल्यू AD² की चल रही है, हमें AD की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट आ जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा a√3 आ जाएगा ये, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, a√3, ये रहा सी ऑप्शन बन रहा है हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्लियर। आई होप क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको कंप्लीटली कैसे होगा। ये ध्यान रखना, ये जो शीर्ष लंब है ये केवल समकोण त्रिभुज में ही समद्विभाजित करेगा, बाकी और त्रिभुज में करे या ना करे ऐसा कोई हम लोग गारंटी नहीं दे सकते इस चीज़ की, ठीक। लेकिन समबाहु त्रिभुज में वो डेफिनेटली शीर्ष लंब जो होगा वो सामने वाली साइड्स को भी बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सांख्यिकी से संबंधित आ रहा है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको इसका माध्य निकालना है। देख लो सारणी दे रखी है, इसका माध्य। तो माध्य निकालने के लिए चूंकि देखो बड़ा वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं आपको, ये रही छोटी छोटी वैल्यूज़ है बारंबारता की, और वर्ग अंतराल ये दे रखा। तो आपको पता है वर्ग अंतराल वाले केस में जिसमें डायरेक्ट एक्स गिवन नहीं होता, आपको पता है एक्स की वैल्यूज़ इनका मध्य बिंदु ले जाती है हर एक इसका। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, चलिए छोटी सी टेबल मैं यहीं बना दे रहा हूँ, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष विधि से ही सोल्व कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं सोल्व करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं है। यहाँ वर्ग अंतराल है हमारा, यहाँ एक्स आई आ जाएगा और यहाँ पे हमारी बारंबारतें आ जाएंगी और यहाँ पे उनका गुणनफल आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज़ें। यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल जो भी हमें दे रखा है और यहाँ पे उनका वर्ग अंतराल का मध्यमान जो कि एक्स आई का काम करता है हमारा, और यहाँ पे उनकी बारंबारता यानी कि एफ आई, और आपको पता है यहाँ पे इनकी आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला वर्ग अंतराल 1 से 3 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई मध्यमान। 1 से 3 का मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो दिख रहा होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। और बारंबारताओं के रूप में क्या क्या दे रखा है आपको, बारंबारता इसकी 3 दे रखी है, इसकी बारंबारता आपको 2 है, ये 4 है, और उसके बाद ये 2 है और ये 3 है। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 30 हो गया। तो आपको पता है माध्य निकालने का फॉर्मूला एक्स बार जो होता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का मतलब, सिग्मा का मतलब जो योगफल होता है, आप इन सबको योग जोड़ करके लिख देना ऊपर। तो कितना आएगा देखो, ये योगफल इनका 8 + 6 14, 14 + 24 ये 38 हो गया, 38 + 16 ये आपका 54 हो गया, 54 प्लस ये 30 करेंगे तो 84 हो जाएगा। बटे बारंबारताओं को सबको जोड़ के लिखना है आपको। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14 हो जाएगा ये। तो आपको दिख रहा होगा 6 टाइम जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे छिप गया है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 6। तो ये डायरेक्ट है माध्य निकालने की, प्रत्यक्ष विधि का यूज़ किया, क्योंकि इसमें वैल्यूज ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर लिया है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया है। तो वैल्यूज जरूर याद रखिएगा इनकी, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है और वो भी कॉम्प्लीमेंट रिलेशन से।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आई थिंक ये क्वेश्चन आपने पहले भी कई कई बार देखा होगा। साइन 27 बटे कोस 63 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट रिलेशन पता है साइन और कोस में, कि साइन जब हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये वैल्यू कोस थीटा के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। और सिमिलरली रिवर्स भी होता है कि जब आप कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये वैल्यू साइन थीटा के बराबर आती है। ठीक है, तो कोई सा एक को चेंज कर लो दूसरे के। अब जैसे साइन 27 है तो इस 27 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 63, क्योंकि आपको पता है 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 ही आएगा, बटे इसको ऐसे ही रहने देंगे कोस 63। अब साइन 90 माइनस थीटा भी मैंने बताया था, 90 माइनस ये वाला एंगल थीटा, कोस के साथ ये एज इट इज एंगल आ जाता है, तो कोस के साथ एज इट इज एंगल 63 है यहाँ पर, तो ये कोस 63 और बटे में भी क्या है हमारा कोस 63, तो क्या दोनों कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये 11 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये पूरक संपन्न था, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है ये आपका। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ही है, ये भी संबंधित है आपका वैल्यूज़ पे। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में, कोस ए की वैल्यू दे रखी है आपको √3/2। ठीक है, और आपसे साइन 2 इंटू ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 2 है, ये एंगल दे रखा है साइन में। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ए का मान निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, अभी ध्यान रखना, इसको रिवाइज कर लेना बार बार, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को, किस एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपको पता होगा जब आप टेबल देखेंगे तो कोस में √3/2 वैल्यू कोस 30 डिग्री की होती है। ठीक है, ये तो यानी कि कोस ए की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ गई, कोस 30 के। और आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि पहले चतुर्थांश में कोई भी वैल्यूज़ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की रिपीट नहीं करती है, यानी कि अगर दो एंगल्स के लिए सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो यानी कि ए बराबर 30 डिग्री ही होगा यहाँ पे, तभी ये वैल्यूज़ इनके बराबर √3/2 के आएगी। तो ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे 30 डिग्री। अब वैल्यू निकालनी है आपको साइन 2a की। तो साइन 2a की वैल्यू 30 आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है फिर से यही √3/2 ही होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। उसको या तो आप याद करिए, नहीं तो आप उसको बनाने का तरीका बताया होगा आपके टीचर्स ने, तो आप उसकी मदद से उसको बना के याद कर लीजिए आप उसको, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जरूर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पे पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ पे, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 हो, 60 हो या फिर 90 डिग्री हो। ठीक है, ओके, आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है आपका, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखिए क्या दे रखा ऊपर, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रूल्स पे ही डिपेंड है क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। आपको पता है tan और कोट का ना एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या, वैल्यूज़ का। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में क्या होता है, वैल्यूज़ के अनुसार साइन ए उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक ए का, कोस ए उल्टा होता है 1 अपॉन सेक ए का, और tan ए उल्टा होता है 1 अपॉन कोट ए का। तो हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, चूँकि tan और कोट दे रखा है। तो अब चूँकि ऊपर tan है नीचे कोट है, तो कोई से एक को बदल लीजिए दूसरे के रूप में। तो हम 1 + tan² को एज इट इज रहने दे रहे हैं, 1 + cot² है ये, यानी कि कोट ए है। कोट को देखिए हम tan का उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि कोट ए को 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan² a। ठीक है, ये तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देंगे, उसको तो कुछ छेड़खानी करेंगे नहीं हम लोग उसमें। लेकिन नीचे वाले में आपको दिख रहा है, नीचे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे tan² a, तो ये एलसीएम इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा tan² a प्लस में 1। ठीक है, अब इसके बटे में ये है, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये बचेगा आपका ऊपर जाके tan² a इंटू 1 + tan² a बटे नीचे आएगा 1 + tan² a। चूँकि प्रोडक्ट में ऊपर नीचे, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका लास्ट में tan², यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग अक्सर हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल जानते हैं, मतलब विकल्प से ही वैल्यूज उठा लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में।
अब जैसे ए की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम लोग 0 डिग्री ही रख के देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड देखिए इसकी कितनी आएगी, लेफ्ट साइड आएगी साइन 2 × 0। तो साइन 2 × 0 का मतलब 0 ही हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0। तो लेफ्ट साइड में 0 डिग्री को लेके वैल्यू 0 आ गई। और राइट साइड की वैल्यू देखते हैं, राइट साइड में है 2 साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री। तो 2 × sin 0 0 होता है, तो बेसिकली कितना आ गया 0। तो ये तो दोनों बराबर आ गए ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक रहेगा आपका। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप 30 और 45 रख के देखिएगा, ये इसके बराबर आएगा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन दे रखा है अब आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स टॉपिक से क्वेश्चन दे रखा है। इसमें 22 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है एक वृत्त की, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। परिधि दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या नहीं है, ये वृत्त की परिधि है, और परिधि दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है, अगर r त्रिज्या हो वृत्त की तो ये 22 के इसके बराबर। तो 2π की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, इंटू में r बराबर 22 है आपको। तो r बराबर अगर आप निकालेंगे तो अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 22 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 के साथ 22 नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे ये आपका 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7/2 आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये चतुर्थांश का। अब चतुर्थांश का मतलब है कि उसका चौथा पार्ट, यानी कि इस तरीके से देखिए, अगर मान लो ये वृत्त है आपका, तो इसके चतुर्थांश का मतलब है कि ये 4 पार्ट्स में कंप्लीटली डिवाइड हो रखा है आपका, ये इस तरीके से चतुर्थांश में। तो जैसे ये डिवाइड हो गया चतुर्थांश आपका, तो आपको पता है कि हर एक चतुर्थांश के लिए यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री बन जाएगा आपका एंगल, ये रहा। यानी कि आपको किसी एक का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ये निकालना है आपसे, यही पूछा है किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या आपने निकाल ली है पहले से ही, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है यहाँ से। तो ये यहाँ पे आपको पता है चतुर्थांश के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, त्रिज्या बराबर 7/2 है। तो जब आप क्षेत्रफल निकालते हो यानी कि आपको इसका त्रिज्याखंड निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको पता है θ/360 गुणा में πr² होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए और निकालिए क्षेत्रफल कितना आएगा। तो ये थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में इसकी वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर, का मतलब है 7/2 गुणा 7/2 त्रिज्या की वैल्यू है ये। अब सोल्व कर लीजिए, तो ये तो देखिए 4 टाइम कटेगा इससे, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 से ये 11 बार कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 1, ये बचेगा आपका 11 मल्टीप्लाई 7/2, तो देखिए कितना आ गया 77 आ जाएगा ये, और नीचे 4×2 = 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका चतुर्थांश निकालेंगे। इसमें चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि किसी एक का निकालना है, चारों का नहीं निकालना हमें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें पूछ रहा है कि एक कैप्सूल दे रखा है, ये किस किस का संयोजन होता है। तो अक्सर कैप्सूल वाले क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में सोल्व किए होंगे। आपको पता है कैप्सूल की जो शेप रहती है वो लगभग इस तरीके की रहती है। यहाँ तो रहता है एक बेलन बीच में, और इस तरीके से 2 अर्धगोले लगे रहते हैं इस पे ऐसे। तो यानी कि एक बेलन और 2 अर्धगोले से मिलकर बना होता है ये। तो एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर साल एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उनका माध्य और बहुलक दे रखा है, ठीक है। माध्य दे रखा है आपको 32, और आपको जो बहुलक दे रखा है उन आंकड़ों का वो दे रखा है 35। तो आपसे माध्यक पूछा है, माध्यक मतलब माध्यिका पूछी है आपसे। तो देखिए रिलेशंस बताया गया होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन ये कहता है, एक ही रिलेशन याद रखिए कि जो बहुलक की वैल्यू होती है वो 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य के बराबर होती है। आपको शायद ट्रिक पता होगी 132 टाइप से। तो इसी रिलेशन का यूज़ करिए। बहुलक की वैल्यू आपको ऑलरेडी 35 दे रखी है, माध्यिका की वैल्यू निकालनी है, तो सपोज करो m मान ली हमने, -2 इंटू इसकी वैल्यू आपको माध्य की वैल्यू 32 दे रखी है। तो देखिए यहाँ से 3m, ये इधर रखा, ये माइनस का, तो इधर जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 प्लस में
64। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 99, ये 3m की वैल्यू, तो m बराबर कितना आ जाएगा ये 99/3, कितना आ गया ये 33। तो यानी कि आपको यहाँ माध्यिका की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस रिलेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, हर बार इस रिलेशंस पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बार भी 2025 में भी बनेगा, तो इसको रिलेशन को याद रखिएगा। बहुलक जो होता है माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्यिका 2 गुना के बराबर होता है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए नेक्स्ट में, ये भी सांख्यिकी से संबंधित है। इसका बहुलक वर्ग पूछ रहा है केवल कि इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो आपको पता होगा कि माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग हम लोग निकालते हैं वर्ग अंतराल वाले केस में, जब कंटिन्यूअस डेटा हमें गिवन होता है। तो बहुलक वर्ग कैसे चेक करते हैं, आपको बस ये देखना होता है कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वही बहुलक वर्ग बनता है। तो आपको दिख रहा है ये बारंबारताएं हैं, तो इनमें 8, 7, 18, 19, 6, इनमें 19 सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक वर्ग कितना बन गया आपका 15 से लेके 20 वाला, यानी कि 15 से 20 वाला बहुलक वर्ग बन गया। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली इसी से हो गया आपका बहुलक वर्ग से ही। माध्यिका वर्ग पूछता तो माध्यिका वर्ग में थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा n/2 निकालना पड़ता आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रायिकता से बेस क्वेश्चन है दोनों आपके। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 19 में, दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासे उछाले जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि जब दो पासे उछाले जाते हैं, दो पासे, तो उसके जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें आपको पता है 36 एलिमेंट होते हैं, और वो एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं A, B, जहाँ पे A और B का मान 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनके बराबर रहता है। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक टेबल बनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपके 36 एलिमेंट आ जाएंगे दो को एक साथ ले लेके। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कह रहा है 10 होना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है, अब देखिए कुल आपके पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट जो हो गए वो 36 हो गए। तो अब आपको बस अपने फेवरेबल अनुकूल आउटकम्स निकालने हैं, अनुकूल परिणाम। और परिणाम में क्या कह रहा है कि ऐसे परिणाम लेने हैं जिनका दोनों संख्याओं का योगफल 10 के बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि संख्या तो 1 से लेकर 6 के बीच में ही आएगी, और ऐसी संख्याएं लेनी नहीं है A और B जिनका योगफल 10 के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से संख्याएं 1 के साथ, अगर A को थोड़ी देर के लिए सपोज करो 1 मानूँ, तो 10 लाने के लिए B को 9 आना पड़ेगा, लेकिन 9 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 1 A की वैल्यू नहीं ली जाएगी। सिमिलरली अगर 2 लेके देखो तो इसका 8 आना पड़ेगा, ये भी नहीं है आपका। 3 लेके देखो तो इसमें 7 आना पड़ेगा, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब A और B का मान 3 से कम हमें लेना ही नहीं है, 3 या 3 से कम, तो उससे ऊपर ही लेना है। तो अगर हम और उस ऊपर जाएंगे, अगर A की वैल्यू 4 मानूंगा मैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है B बराबर 6 आ जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू बन गई, और एक इसका उल्टा ले लो फिर। ठीक है, दोनों वैल्यूज काम करेंगे यहाँ पे ये। उसके बाद A की वैल्यू जब मैं 5 लूँगा तो B भी 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इन तीनों के अलावा और देखो कोई बनेगा नहीं है आपका, ये रहा, केवल ये 3 ही आएंगे फेवरेबल आउटकम। क्योंकि यही 3 ऐसी स्थिति बन रही है, आपकी कंडीशन बन रही है जिसमें पासे के ऊपर आने वाला अंक पॉसिबल है और उनका योगफल किसके बराबर है 10 के बराबर। तो यहाँ पे फेवरेबल यानी कि अनुकूल परिणाम कितने आ गए यहाँ पे आपके, फेवरेबल आउटकम आपके आ गए यहाँ पे 3, और कुल आउटकम कितने हैं 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/36। तो कितनी आ गई इसकी प्रायिकता 1/12। तो देख लो 1/12 कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर A बन रहा है। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, क्वेश्चन को कर लेना इसको। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो अब एक पासे की बात कर रहा है, तो जब एक पासे को हम लोग फेंकते हैं तो आपको पता है कि पासे पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हो गए आपके कुल परिणाम, यानी कि आपको दिख रहा होगा 6 परिणाम आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। अब ये कह रहा है कि संख्या क्या होनी चाहिए, घटना कह रहा है कि वो सम संख्या होनी चाहिए। तो अब इसमें आप अपने अनुकूल परिणाम निकाल लो जो इस घटना को सपोर्ट करते हो। घटना ये है कि सम संख्या आनी चाहिए, तो आपको पता है कि अगर 2 आ गया तो भी सम बनेगा, 4 आ गया तो भी सम बनेगा, और 6 आ गया तो भी सम बनेगा, इसके अलावा सम नहीं बनेगा। तो यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके पास 3, और टोटल परिणाम कितने हैं 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 3/6 का मतलब 1/2, यानी कि ये सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सोल्व इसको। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पार्ट बी करेंगे, जिसमें कुछ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। क्लियर है, ओके, आई होप कि आपको क्लियर है। ये आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, और ठीक है, अब जल्द ही पार्ट 2 भी आ जाएगा आपका इसका,
हम लोग फिर पार्ट 2 पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू।